अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियास, और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनम। आप सबको पता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द एंडोडर्म। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर एंडोडर्म एक ट्यूब फॉर्म करवाता है जिसे हम कहते हैं गट ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गट ट्यूब को ड्रॉ किया है। इनिशियल स्टेजेस में एंडोडर्म एक ट्यूब की फॉर्मेशन करवाएगा और उस ट्यूब को हम कहते हैं गट ट्यूब। जब हम गट ट्यूब को देखते हैं तो उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, गट ट्यूब के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक आगे हमारे पास फोर गट, उसके बाद मिड गट और हाइंड गट। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआईटी सिस्टम के, वो सब डेवलप होते हैं इन तीन पार्ट से, फोर गट से या फिर मिड गट से या फिर हाइंड गट से। डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियास को समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ड्यूडेनम की डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही होती है। उसके बाद ही हम पैंक्रियास की डेवलपमेंट को सही तरीके से समझ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनम को मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस भी कर चुका हूँ, पर यहाँ पर भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ड्यूडेनम की डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही होती है। इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपको पता है ये जो गट ट्यूब होती है ये मिड लाइन ऑफ फीटस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फोर सपोज करो ये मिड लाइन है फीटस का, और यहाँ पर गट ट्यूब प्रेजेंट होती है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, एक स्ट्रेट गट ट्यूब प्रेजेंट होती है इन द मिड लाइन ऑफ द फीटस इनिशियली। उसके बाद क्या होता है कि फोर गट के अंदर एक डायलेटेशन अपेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। आप सपोज करो ये एक स्ट्रेट गट ट्यूब है जो कि मिड लाइन ऑफ द फीटस के अंदर प्रेजेंट हो रही है। ये फोर गट आ गया, ये मिड गट और ये हाइंड गट। अब यहाँ पर फोर गट के अंदर क्या होता है कि फोर गट के अंदर एक डायलेटेशन अपेयर होती है, फ्यूजीफॉर्म डायलेटेशन। ठीक है, यहाँ पे एक डायलेटेशन आ गई फोर गट के अंदर। ये जो फ्यूजीफॉर्म डायलेटेशन होती है यहाँ से फ्यूचर में स्टमक की डेवलपमेंट होनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक डायलेटेशन आ गई और ये फ्यूचर साइट है स्टमक की। अब स्टमक से नीचे आपको पता है ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है। अब ड्यूडेनम की डेवलपमेंट कैसे होती है? ड्यूडेनम अराइज होता है फ्रॉम द फोर गट एज वेल एज फ्रॉम द मिड गट, यानी कि ड्यूडेनम का कुछ पार्ट होता है जो कि अराइज होता है फ्रॉम द फोर गट से और कुछ पार्ट अराइज होता है फ्रॉम द मिड गट। तो ये वाला जो एरिया है कॉर्डल पोर्शन ऑफ द फोर गट का नीचे वाला पोर्शन और सिफेलिक पोर्शन ऑफ द मिड गट। ठीक है, मिड गट का ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ पर डेवलपमेंट होती है हमारे ड्यूडेनम की। ठीक है, तो ये वाला रीजन आ गया जहाँ पर डेवलपमेंट होनी है फ्यूचर में ड्यूडेनम की। तो गट ट्यूब का वो वाला पार्ट जहाँ पर फ्यूचर में ड्यूडेनम में डेवलप होना है, वो वाला पार्ट एक सी शेप कर्व बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो अब यहाँ पे ड्यूडेनम की डेवलपमेंट होनी है इस वाले पार्ट में। तो ये वाला जो पार्ट होता है गट ट्यूब का, ये इस तरीके से एक सी शेप कर्व बना लेता है, और यहाँ पर फ्यूचर में ये वाला जो पार्ट होता है फ्यूचर में यहाँ पर ड्यूडेनम की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो पैंक्रियास होता है, पैंक्रियास की डेवलपमेंट होती है एज अ टू एंडोडर्मल बड्स। ठीक है, ये जो सी शेप कर्व होती है यहाँ से दो एंडोडर्मल बड्स अराइज होते हैं, क्योंकि एंडोडर्म से बनी हुई है ना पूरी गट ट्यूब। तो इस सी शेप कर्व से दो बड्स अराइज होते हैं जिनसे फॉर्मेशन होगी पैंक्रियास की। इसको मैं आपको सही से समझा देता हूँ। आपने सपोज करना है ये एक सिंगल गट ट्यूब थी। ठीक है, बिल्कुल ये फोर गट है, ये मिड गट है, उसके बाद नीचे हाइंड गट आ जाएगी। अब यहाँ पर तो स्टमक की फॉर्मेशन हुई। अब ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा नीचे वाला फोर गट का और ऊपर वाला मिड गट का, ये वाली फ्यूचर साइट है जिसने ड्यूडेनम की फॉर्मेशन करानी है। अब ये वाली साइट क्या होती है, ये इस तरीके से एक सी शेप कर्व बना लेती है। ठीक है, एक सी शेप लूप बन जाता है। अब इस सी शेप लूप में जो कॉन्वेक्सिटी होती है, कॉन्वेक्स पार्ट, ये एंटीरियर साइड के ऊपर होता है और ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को फेस कर रहा होता है, और जो कॉन्कैविटी है वो पोस्टीरियर साइड के ऊपर होती है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट ट्यूब थी, उसके बाद ये ऐसे हो गई। तो अब इस कर्व के सामने, सी शेप लूप के सामने क्या है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब एक सी शेप लूप के अंदर दो बड्स अराइज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ गई। ठीक है, ये उम्बिलिकस और ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ गई। ठीक है, अब एक सी शेप लूप के अंदर यहाँ पर दो बड्स अराइज होते हैं, एक वेंट्रल साइड के ऊपर यानी आगे वाली साइड के ऊपर और एक डोर्सल साइड के ऊपर। ठीक है, तो जो वेंट्रल साइड के ऊपर बड अराइज हो रहा है उसे हम कह देंगे वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास
वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड, और जो बड डॉर्सल साइड के ऊपर है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड की तरफ, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, पोस्टीरियर पैंक्रियाटिक बड, ठीक है, पीबी लिख दिया मैंने। तो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड और पोस्टीरियर पैंक्रियाटिक बड अराइज होते हैं फ्रॉम दिस सी शेप लूप। वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड अराइज होता है जहाँ पर जंक्शन है फोरगट का और मिडगट का, ठीक है, ये फोरगट मिडगट। तो जहाँ पर फोरगट का और मिडगट का जंक्शन होता है, यहाँ से अराइज होता है हमारा वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड, और वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड के साथ साथ जो प्रिमिटिव बाइल डक्ट है उसकी फॉर्मेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। क्या? प्रिमिटिव बाइल डक्ट की, ठीक है। तो प्रिमिटिव बाइल डक्ट की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड के साथ साथ, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पैंक्रियाटिक बड है वो थोड़ा सा सिफेलिक होता है वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड से, यानी वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड से थोड़ा सा ऊपर होगा डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर पैंक्रियाटिक बड, ठीक है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इससे ऊपर है पोस्टीरियर पैंक्रियाटिक बड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये जो लूप है, ठीक है, ये वाला जो लूप है ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को फेस कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड है वो इधर है, ठीक है, और जो डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड है वो इसके यहाँ पर पीछे की तरफ है। अब क्या होता है कि जो फीटस की जो एब्डोमेन होता है वो बहुत स्मॉल होता है, उसके अंदर लिवर भी ग्रो कर रहा है और डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो कर रहे होते हैं, इंटेस्टाइन्स ग्रो कर रही हैं और भी। तो उसमें क्या होता है कि स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये बिल्कुल इस तरीके से सी शेप लूप सामने की तरफ फेस कर सके। तो क्या होता है कि ये सी शेप जो लूप होता है ये इस तरीके से 90 डिग्री रोटेट कर जाता है ताकि अपने आप को एकोमोडेट कर सके इन द एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से लूप था, सी शेप लूप। ये सी शेप लूप इस तरीके से किस तरीके से रोटेट कर गया 90 डिग्री टू द राइट, ठीक है, राइट की तरफ रोटेट कर जाता है। अब जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड है वो राइट साइड पे आ गई है, जो डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड थी वो लेफ़्ट साइड की तरफ चली गई है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड है, अब इस एब्डोमेन को मैं हटा देता हूँ। अब आप सपोज कर लें ये वाली राइट साइड हो गई और ये वाली लेफ़्ट साइड हो गई। तो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड आ गया राइट साइड के ऊपर और डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड है इस वक्त लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो यहाँ पर अब जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड था वो अब राइट साइड के ऊपर आ चुका है, और जो डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड है, पोस्टीरियर पैंक्रियाटिक बड है, वो लेफ़्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट है। और यहाँ पर 90 डिग्री रोटेशन हमने कवर की है, ठीक है। वेंट्रल से राइट टू द 90 डिग्री ये सी शेप लूप ने रोटेट हुआ है। तो यहाँ पर कितनी 90 डिग्री रोटेशन हुई है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड होती है वो इनिशियली बाइलोब्ड होती है, ठीक है। उसके 2 लोब्स होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये जो दोनों लोब्स होते हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक सिंगल वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड बन जाती है। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड इनिशियली बाइलोब्ड होती है, उसके बाद ये फ्यूज़ होकर एक सिंगल मास बना लेती है। तो अब हमारे पास राइट साइड के ऊपर वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड है, लेफ़्ट साइड के ऊपर पोस्टीरियर पैंक्रियाटिक बड है। लेकिन आपको पता है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं या फिर एडल्ट होते हैं, उनके अंदर पैंक्रियाज लेफ़्ट साइड के ऊपर होता है। तो हमें क्या करना है कि किसी तरीके से वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड को मूव करवाना है पोस्टीरियर साइड के ऊपर, ताकि वो पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड के साथ फ्यूज़ हो जाए, ठीक है। और ये कैसे होगा? बाय डिफरेंशियल ग्रोथ, ठीक है। डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है गट ट्यूब का, ये वाला पार्ट डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से 180 डिग्री रोटेशन कवर करके जाकर फ्यूज़ हो जाएगा विद द डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड के साथ। अब डिफरेंशियल ग्रोथ क्या होता है? आप सपोज करो ये कोई ऑर्गन है, ये कोई भी ऑर्गन है, ठीक है। उस ऑर्गन के अगर इस वाले पार्ट के ऊपर ग्रोथ होती है, सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं और बाकी किसी भी पार्ट पे प्रोलिफरेट नहीं हो रहे, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ। किसी भी चीज़ के एक पार्ट पे ग्रोथ होती है, बाकी पार्ट पे ग्रोथ नहीं होती, तो इससे हम कहते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ। तो गट ट्यूब के इस वाले पार्ट पे डिफरेंशियल ग्रोथ होती है। उस डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि ये इस तरीके से जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड है वो पोस्टीरियर साइड पे मूव करेगी लेफ़्ट साइड के ऊपर, ठीक है। तो राइट साइड से वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगी और जाकर फ्यूज़ कर जाएगी विद द डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड, और इसके अंदर 180 डिग्री रोटेशन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये कितना बन जाता है? 180 डिग्री रोटेशन। तो 90 डिग्री पहले हुई थी और 180 डिग्री अभी हो गई,
तो टोटल रोटेशन कितनी हो गई 270 डिग्री। तो जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड होती है वो 270 डिग्री रोटेशन कवर करती है, तब जाकर वो फ्यूज़ होती है विद द डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड। ठीक है, तो तब जाकर वो फ्यूज़ होती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायग्राम के ज़रिए भी इस चीज़ को समझाया हुआ है। आप सपोज कर लें ये वेंट्रल साइड है, ये है डॉर्सल साइड। ठीक है, अब क्या होगा, एब्डोमेन में इतनी जगह नहीं होती, तो ये सी शेप लूप जाकर 90 डिग्री राइट साइड की तरफ क्या होता है, रोटेट कर जाता है। ठीक है, ये राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड है। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री रोटेशन होगी। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं 90 डिग्री रोटेशन हो गई। अब वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड इधर है, डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड इधर है, इन दोनों को तो लेफ़्ट साइड की तरफ होना चाहिए, यानी कि इस तरफ। अब क्या होगा, ये 180 डिग्री रोटेशन कवर करेगा वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड, किस वजह से, डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से। और अब यहाँ पर आकर ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे लेफ़्ट साइड की तरफ और पैंक्रियास की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो बर्ड्स होती हैं वेंट्रल एंड डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड वो आपस में फ्यूज़ होती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से ये आपस में फ्यूज़ हो गई। ये नीचे वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड है और ये ऊपर की तरफ डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड है। ठीक है, तो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड, अगर मैं आपको पैंक्रियास का स्ट्रक्चर बताऊं तो यहाँ पर ड्रॉ करके, पैंक्रियास कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये पैंक्रियास है, ये पैंक्रियास का हेड होता है, ये वाला पैंक्रियास का अनसीनेट प्रोसेस होता है। ठीक है, अनसीनेट यूज से कहते हैं अनसीनेट प्रोसेस। ये है पैंक्रियास की नेक, ये है पैंक्रियास की बॉडी और ये है पैंक्रियास की टेल। तो जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड है वो फॉर्म करवाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लोअर पार्ट ऑफ हेड, लोअर हेड और अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड है वो फॉर्म करवाएगा लोअर पार्ट ऑफ द हेड और एंसीनेट प्रोसेस। ठीक है, और जो बाकी का है, हमारे पास जो डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड होता है, बाकी का पूरा पैंक्रियास डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड फॉर्म करवाता है, जिसके अंदर अपर पार्ट ऑफ द हेड आ गया, नेक आ गया, बॉडी आ गई और सारी की सारी टेल आ गई। तो इस तरीके से पैंक्रियास की फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर द फ्यूजन। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो वेंट्रल बर्ड होती है और जो डॉर्सल बर्ड है, इन दोनों के अंदर अपनी अपनी डक्ट होती है। ठीक है, जो इनके अंदर रन कर रही होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ है हमारे पास डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड और ये है वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड। ये डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड की बर्ड डक्ट है और ये वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड की डक्ट है। ये दोनों डक्ट होती हैं। अब उसके बाद किस तरीके से एक मेजर और माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट बनता है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ डक्ट्स को ड्रॉ किया है, बाकी किसी चीज़ को ड्रॉ नहीं किया हुआ, पूरे पैंक्रियास को मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है ब्लैक में डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड की डक्ट और ब्लू के अंदर है हमारे पास वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड की डक्ट। वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड के डक्ट से आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास प्रिमिटिव बाइल डक्ट है, जो मैंने इनिशियली आपको बताया था। यहाँ वेंट्रल जो बर्ड है उसके साथ प्रिमिटिव बाइल डक्ट की फॉर्मेशन भी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड है, वेंट्रल बर्ड की जो डक्ट होती है और जो डॉर्सल बर्ड की जो डक्ट है, ये दोनों आपस में एक कम्युनिकेशन बना लेती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑब्लिक कम्युनिकेशन बन गया इस तरीके से, और इसे हम कहते हैं ऑब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, इस ऑब्लिक कम्युनिकेशन के बाद क्या होता है, हमारे पास मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट की फॉर्मेशन होती है। और वो कैसे होती है, ये हमारे पास है डिस्टल पोर्शन है। ठीक है, डिस्टल पोर्शन है जो हमारे पास डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड की डक्ट का, ये वाला। उसके बाद ऑब्लिक कम्युनिकेशन और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड। वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड। तो मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई, डिस्टल पोर्शन ऑफ द डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड, उसके बाद ऑब्लिक कम्युनिकेशन, उसके बाद प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड। तो ये वाली जो एक डक्ट बन गई है ये इस तरीके से, इसे हम कहते हैं मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। तो बाकी का जो प्रॉक्सिमल पार्ट रह जाता है डॉर्सल बर्ड की डक्ट का, ठीक है, ये वाला जो प्रॉक्सिमल पार्ट है डॉर्सल बर्ड की डक्ट का, कुछ लोगों में ये वाला पार्ट डिसअपियर हो जाता है, रिग्रेस हो जाता है और प्रेजेंट नहीं होता फिर। लेकिन कुछ लोगों में ये वाला पार्ट रिग्रेस या डिसअपियर नहीं होता और फॉर्म करवाता है माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट।
ठीक है। ये वाला पार्ट क्या फॉर्म करवाता है, माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट, अगर ये रिग्रेस या डिसअपेयर नहीं होगा तो माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ से फॉर्म हो जाती है। मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डिस्टल पोर्शन है डॉर्सल बट की डक्ट का, उसके बाद ऑब्लिक कम्युनिकेशन, और उसके बाद जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वेंट्रल बट की डक्ट का, ये फॉर्म कराता है मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है डिस्टल बट की डक्ट का, ये फॉर्म करवाएगा माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट अगर ये डिसअपेयर नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से माइनर और मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वेंट्रल बट की डक्ट है, ये डॉर्सल बट की डक्ट है। ठीक है, ये ऑब्लिक कम्युनिकेशन आया यहाँ पर, और ये इस तरीके से, तो डिस्टल पोर्शन आ गया ये हमारे पास डॉर्सल बट की डक्ट का, ऑब्लिक कम्युनिकेशन और प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द वेंट्रल बट की डक्ट का, ये बन गई हमारे पास मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये हमारे पास आ जाएगी माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट और माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट हैं, ये ओपन होती हैं इनटू द डिओडेनम के अंदर। ठीक है, तो जहाँ पर मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मेजर डिओडेनल पेपिला, मेजर डुओडेनल पेपिला। ठीक है, मेजर डुओडेनल पेपिला और मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ बाइल डक्ट भी ओपन होती है आकर, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि वेंट्रल बट के साथ प्रिमिटिव बाइल डक्ट की भी फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यहाँ पर जो वेंट्रल बट की डक्ट है उसके साथ ये हमारे पास है बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट भी इस तरीके से आकर यहाँ पर ओपन होती है मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ, और ओपन होती है ये इनसाइड द डिओडेनम। और कहाँ से ओपन होती है, जो पोर्शन है जहाँ पर ओपन हो रही है इनटू द डिओडेनम, उस वाली साइड को हम कहते हैं, उस जगह को हम कहते हैं मेजर डिओडेनल पेपिला। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पर माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट है ये ओपन होती है इनटू द डिओडेनम में, तो इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे, ठीक है, ये डिओडेनम है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं माइनर डिओडेनल पेपिला। ठीक है, तो माइनर और मेजर डिओडेनल पेपिला तो हमने यहाँ पर देख लिया ये किस तरीके से होती है। उसके अलावा एक और मैं चीज़ बता दूँ आपको, मैंने पहले ही बताया था कि जो डॉर्सल बड होती है वो थोड़ा सा सेफेलिक ऊपर होती है, और जो वेंट्रल बड होती है वो बिल्कुल जंक्शन ऑफ द फोरगट और मिडगट के ऊपर होती है। तो जब वेंट्रल बड इस तरीके से 180 डिग्री कवर कर कर फ्यूजन करती है, तो वेंट्रल डक्ट नीचे पोस्ट्रो इन्फीरली यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर फ्यूजन होती है, तो इसलिए वेंट्रल बड नीचे वाले पोर्शन को ड्राइव होता है पैंक्रियास का, और बाकी जो सारा पोर्शन है वो ड्राइव हो रहा होता है फ्रॉम द डॉर्सल बड से। ठीक है, वो मैंने आपको बता भी दिया था कि जो वेंट्रल बड है वो लोअर पार्ट ऑफ द हेड और अनसिनेट प्रोसेस को ड्राइव करता है, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम द डॉर्सल बड से। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके अलावा एक और मैं पॉइंट बता दूँ, तो यहाँ मैंने ये डिओडेनम को ड्रॉ किया, ये ग्रीन के अंदर माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये हमारे पास आ गई मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये बाइल डक्ट है। अब ये जो मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट होता है इसके बहुत सारे स्प्राउट्स अराइज होते हैं। स्प्राउट्स आप समझ लें जैसे कोई भी दरख्त होता है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं ना, तो वो समझ लें आप। तो ये बहुत सारी यहाँ ब्रांचेस से अराइज हो जाती हैं, स्प्राउट्स से अराइज होती हैं। इन स्प्राउट्स के अराउंड पे सेल्स इस तरीके से ड्राइव होते हैं और वो एसाइनस की फॉर्मेशन करा लेते हैं। ठीक है, फॉर सपोज ये स्प्राउट है और इसके अराउंड पे सेल इस तरीके से असाइनस की फॉर्मेशन कराते हैं, और यहाँ इन असाइनस से फिर पैंक्रियाटिक जूस की डेवलपमेंट होती है। पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पर बनता है, फिर यहाँ से ये मूव कर जाता है इनसाइड द डिओडेनम में। अब इन असाइनस से कुछ सेल्स निकलकर अलग से क्लस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से निकलकर इन असाइनस से कुछ सेल्स निकलकर अलग से क्लस्टर्स बनाते हैं। वो जो सेल्स अलग से क्लस्टर्स बना रहे होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं आइलेट ऑफ लंगरहैंस। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आइलेट ऑफ लंगरहैंस। ठीक है, ये आइलेट ऑफ लंगरहैंस सेल्स ही होते हैं जहाँ से ग्लूकागॉन की और इंसुलिन की फॉर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो हमने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कंजेनाइटल एनामलीज ऑफ द पैंक्रियास के पैंक्रियास की फॉर्मेशन के दौरान कौन कौन सी मेलफॉर्मेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है उसमें हम आ जाते हैं एन्यूलर पैंक्रियास, ANNULAR एन्यूलर पैंक्रियास। एन्यूलर पैंक्रियास से मतलब क्या है, मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था कि जो वेंट्रल बर्ड होता है इनिशियली वो बाइलोब्ड होता है, उसके बाद वो फ्यूज़ होकर एक सिंगल मास बनाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन कि वो जो वेंट्रल बर्ड है वो फ्यूज़ नहीं हो, वो बाइलोब्ड ही रहे, तो उसके अंदर क्या होता है कि अब ये जो बाइलोब हैं, दो लोब्स हैं, एक लोब इस तरीके से
180 डिग्री रोटेशन करेगा और यहाँ पर फ्यूज़ हो जाएगा। दूसरा लोब यहाँ से फ्यूज़ होगा और यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से यूँ गया और ये यहाँ से यूँ गया, तो जो पेंक्रियाज होता है वो एक नेक, एक कॉलर बना लेगा अराउंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम और उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एन्युलर पेंक्रियाज। ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से कॉलर बना लेगा अराउंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में, और इसे हम कह रहे हैं एन्युलर पेंक्रियाज। दूसरा आ जाता है हमारे पास डिवाइडेड पेंक्रियाज। डिवाइडेड पेंक्रियाज बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है कि एक डॉर्सल बर्ड है, एक वेंट्रल बर्ड है। अगर दोनों बर्ड फ्यूज़ ही ना हो तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डिवाइडेड पेंक्रियाज। ठीक है, ये हमारे पास आ गई डॉर्सल बर्ड, ये आ गई वेंट्रल बर्ड। ये दोनों अलग अलग ग्रो कर रही हैं, ये आपस में फ्यूज़ नहीं हुई हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डिवाइडेड पेंक्रियाज। तीसरी कंडीशन आ जाती है हमारे पास एक्सेसरी पैंक्रियाटिक टिश्यू। एक्सेसरी पैंक्रियाटिक टिश्यू का मीन्स क्या है, यहाँ पर तो पैंक्रियाज की डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ से कुछ टिश्यू माइग्रेट करके स्टमक की तरफ चले जाएं या ड्यूडेनम के अंदर आ जाएं, ठीक है, या ईसोफेगस या स्प्लीन की तरफ चले जाएं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सेसरी एक्टोपिक टिश्यू, एक्सेसरी पैंक्रियाटिक टिश्यू, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स में चले गए। और इस कंडीशन को हम एक्टोपिक पैंक्रियाज भी कह सकते हैं कि ये पैंक्रियाज कि यहाँ से जहाँ पर पैंक्रियाज की डेवलपमेंट हो रही है उसके अलावा टिश्यूज़ जाकर ग्रो कर रहे हैं, तो इसे एक्टोपिक पैंक्रियाज भी हम कह सकते हैं। तो ये तीन हमारे पास एनेमलीज आ जाती हैं, कंजेनिटल एनेमलीज ऑफ द पैंक्रियाज, एन्युलर पैंक्रियाज, डिवाइडेड पैंक्रियाज और एक्सेसरी पैंक्रियाज। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये डिस्कस कर लिया तकरीबन सारा पैंक्रियाज की डेवलपमेंट को। तो वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन हमने सब कुछ पैंक्रियाज की डेवलपमेंट को डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड के साथ भी चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।